जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में पूछे गए सभी वीडियो लेखपाल या यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हिंदी के सभी सवाल प्रश्न जो हम आपको प्रैक्टिस सेट में करेंगे। प्रश्न नंबर 1 की बात की जाए तो दे रखा है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। आप बताएं धीरे धीरे में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अव्ययभाव समास। क्योंकि धीरे धीरे में अव्ययभाव समास है जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय भी हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक है ना, प्रत्येक में तो प्रत्येक में यहाँ प्रति जो है प्रधान है ना, प्रति प्रधान तथा एक संज्ञा है। प्रति प्रधान है, अव्यय भी कहलाएगा और एक संज्ञा है। यहाँ एक जो दे रखा है संज्ञा है। ठीक, जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो, यदि बात की जाए द्वंद्व समास की, जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता है ना, माता और पिता, यहाँ योजक चिन्ह लग जाए तो माता पिता, उसमें माता पिता हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास में। यदि बात की जाए हमारे कर्मधारय समास की तो इसमें शब्द की एक विशेषण और एक विशेष्य होगा, है ना। ठीक है, शब्द का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होगा। यदि संज्ञा हो ये कर्मधारय समास होता है। जैसे परम प्लस का ईश्वर है ना, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर है ना, परमेश्वर होता है जो ईश्वर है जिस शब्द में है ना। ठीक है, यदि बात की जाए हमारी ऑप्शन नंबर डी की द्विगु समास की, तो द्विगु समास जो है संख्यावाची है ना, जिस शब्द में प्रथम पद संख्यावाची तथा दूसरा शब्द संज्ञा हो, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, द्विगु समास। जैसे इकहत्तर है ना, एक तारा और दुगुना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, दो गुना। यदि बोलते क्या दो गुना तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे एक गुना, दो गुना, तीन गुना, तो एक संख्यावाची है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारा द्विगु समास होता है। यदि बात की जाए हमारी प्रश्न नंबर 2 की, धनुष वर्ण में किस तरह का समास है, तो क्या सही उत्तर होगा हमारा, तो वो ऑप्शन नंबर डी। क्या सही होगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, संज्ञा अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और या अथवा है ना, अथवा लगा होता है ना, और या अथवा या योजक चिन्ह लगा होता, लिखा हो, है ना। ठीक है, जैसे धनुष बाण का विग्रह किया जाए तो धनुष और बाण, धनुष और बाण है ना, ये इसका विग्रह होगा, है ना। ठीक, यदि और हम ले लें राम लक्ष्मण है ना, तो राम लक्ष्मणों का विग्रह किया जाए तो राम और लक्ष्मण है ना, राम और लक्ष्मण, तो ये उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। यदि प्रश्न नंबर हमारे 3 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है, इसमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें शत्रु का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर 3 की बात की, प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। क्या है, अही शत्रु का पर्यायवाची नहीं है ना। जबकि अही किसका पर्यायवाची है, सांप का। अही किसका पर्यायवाची है, सांप का, है ना, सांप का पर्यायवाची है। बाकी शत्रु के पर्यायवाची अरि, रिपु, वेरी, ये सब शत्रु के पर्यायवाची हैं। ठीक, यदि बात की जाए प्रश्न नंबर 4 की, हमारे प्रश्न नंबर 4 की, निम्न कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या पुरंदर, शक्र, माघवा या गणाधीप, क्या बताएं सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा हमारा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणाधीप,
है ना। ये गणद्वीप किसका होता है? गणेश का, है ना, गणेश का, गणेश। यदि गणेश को और ले जाए, जैसे कि हमारे गणनायक, गणपति, विनायक, ये सब किसके होते हैं? हमारे गणाद्वीप के। बाकी सब हमारे पर्यायवाची किसके हैं? इंद्र के। पुरंदर, शक्र, माघवा, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है स्पर्शक का विलोम क्या है? स्पर्शक का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, अस्पर्शय, ठीक। प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, निर्माण। ध्वंस मतलब किसी चीज़ का विनाश करना, खत्म करना, और इसका विलोम क्या होगा? निर्माण, बनाना, ठीक। ध्वंस मतलब खत्म कर देना। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट, कीट, कपाट, कीट, कूंची या कुंभकार। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना, कूंची। तो इसका कूंची सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए कपाट की, हमारे कपाट की, तो कपाट का जो है हो जाए, कपाट का हो जाए किवाड़, किवाड़, ठीक है, किवाड़, किवाड़, ठीक है, किवाड़। यदि हमारी बात की जाए कीटक की, कीटक की बात की जाए तो कीटक होता है कीड़ा। क्या होता है? कीड़ा, है ना, इसका। यदि बात की जाए हमारे कूंची का, है ना, तो कूंची का होता है कूर्चिका, है ना, क्या होता है? कूर्चिका, कूर्चिका, कूर्चिका होता है, ठीक है। क्या होता है? कूर्चिका। यदि बात जाए कुम्हार की तो होता है कुंभकार, ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी, कूंची, ठीक। प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए, लवण का तद्भव क्या होगा? लवण का तद्भव क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हमारा क्या होगा इसका? लवण का तद्भव होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन, ठीक है। इसका तद्भव क्या होगा? लवण का नॉन। बाकी यदि बात की जाए हमारे नमक की, तो नमक का होता है हमारे क्षार। इसका समानार्थी क्या होता है? क्षार। इसका समानार्थी शब्द होता है क्षार। यदि इसकी बात की जाए लवंग का, तो ये होता है लौंग। किसका होता है? इसका होता है लौंग। लवंग का होता है लौंग, है ना, लौंग होता है इसका। प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है दो या दो से अधिक अत्यंत समीप वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है क्या वह होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संधि विच्छेद, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संधि। संधि सही हो जाएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक समीप वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में जो मूल पदों के पृथक कर देने वाला, जो पृथक कर देते हैं उसे संधि विच्छेद कहते हैं। यदि पृथक दो शब्दों को अलग अलग करते हैं उसे संधि विच्छेद कर देते हैं, है ना। ये ठीक है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं, यदि बात की जाए स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के, है ना, अथवा विज्ञान बाधा के हो, किसी कोई बाधा ना हो। यदि व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन जो क्या बोलता है, वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। यदि बात की जाए प्रश्न नंबर 10 की, तो ये क्या है, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस का हार, सन प्लस का हार, सम प्लस का हार, ये संभार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, संभार, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए, गुरु के समीप रहने वाला शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो क्या होगा हमारा? तो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतवासी, है ना। क्या होगा? अंतवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए जो शब्द होगा क्या होगा? अंतवासी, है ना, ठीक। यदि बात की जाए प्रश्न नंबर 12 की, तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये होता है कुलीन,
अच्छे कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन कहलाता है। जबकि एक ही जाति या वर्ण के लोगों को स्वर्ण कहलाता है ना। यदि एक ही वर्ण की जाति है स्वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए, अंधे के हाथ बटेरे लगना कहावत का आशय क्या होगा? तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा उसका नंबर? तो अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यार ये तो देखने में लग रहा है क्या अजीब सा लग रहा है। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, कहीं ना कहीं ये सही लग रहा है, अभी बाद में देखेंगे इसको। भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, नहीं ये भी कोई नहीं लग रहा है। बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही होगा। ठीक है, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ठीक है, अंधे के हाथ में बटेर लगने का अर्थ है। ठीक, प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है, गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय क्या है? विघ्न आना, बेफिक्र होना, शक्तिहीन होना, मालदार होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मालदार होना, क्यों गांठ का मुहावरे का अर्थ पूरा होगा। ठीक है, मालदार होना। जैसे वाक्य का हम प्रयोग कर लें, जैसे कि हम कर लें, दीपक है तो गांठ का पूरा किंतु बिल्कुल बुद्धू है ना। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, निम्न में शुद्ध वाक्य पहचानिए। वाह कितना घृणित दृश्य है, वाह कितना घृणित दृश्य है। कहीं ना कहीं देखो ऐसा लग रहा है वाह अच्छे के लिए बोला जा रहा है, मगर वह कितना घृणित दृश्य। घृणित किसी वस्तु को देखते हैं घृणा होती है तो हम वाह बोलते हैं, ऐसे कि वाह कितने, ऐसे बोलते हैं छी कितने घृणित दृश्य, ऐसे बोलते हैं ना, ओह कितना घृणित दृश्य। ये कहीं ना कहीं ये भी गलत है ना, छी कितना घृणित दृश्य। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, छी कितना घृणा दृश्य है। ठीक, प्रश्न नंबर 16 की बात की जाए तो दे रखा है कि शब्द अनुक्रम में सही वाक्य क्या है? वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी, या था गरीब वह आदमी। तो ये कहीं ना कहीं हमें गलत लग रहा है। तो वह क्या था? वह आदमी गरीब था। तो ऑप्शन नंबर वी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 16 का। ये 17 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि इनमें कौन सा पुल्लिंग नहीं है? बचपन, वायु, समुद्र या कंबल। तो देखिए समुद्र ऐसा है ना, तो ये पुल्लिंग है। कंबल ओढ़ लो, है ना, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, है ना, तो समुद्र बहता रहा है, चलता रहा है। बचपन है ना, तो वायु चल रही है ना। ठीक है, वायु चल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 18 में दे रखा है कि गो का वचन पहचानिए। क्या? सदा बहुवचन, एक वचन, सदा एक वचन या बहुवचन। तो क्या हो जाएगा हमारा 18 का उत्तर? बताएं आप, सही उत्तर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही होगा। क्या? एक वचन, है ना। गो शब्द जो है एक वचन शब्द है, जिसका आशय जो है वो गाय होता है ना। गाय क्या होता है? गाय। गो का क्या होता है? गाय। ठीक है, यदि इसके बहुवचन बनाए हम, यदि गाय का बहुवचन बनाए तो ये हो जाए गौएं। ठीक, प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए, क्रियापरक वैकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्या है? कारक, लिंग, वचन या पक्ष। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, कारक, है ना। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कारक है ना जी। व्याकरण की दृष्टि से कोटि जो जिसमें क्रिया निहित हो, है ना, कारक कहलाती है। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला, है ना। संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से पता चलता है उसे कारक कहते हैं, है ना। और आपको पता है हिंदी में जो है इनकी संख्या कारक की कितनी होती है? 8। ठीक, प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? आप बताएं कौन सा है शुद्ध शब्द? तो हमारा ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। अंत्याक्षरी बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए, है ना, ठीक है। कुछ तो ये भी मेल जोल था मगर इसमें छोटी की मात्रा थी, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 21 की बात की जाए तो शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। प्रदर्शनी, ये प्रदर्शनी ये भी देखना पड़ेगा, ये भी गलत है। प्रदर्शनी ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ही सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक। प्रश्न नंबर 22 की बात की जाए तो देखा निम्नलिखित में कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? सूर्य, योगी, अमृत या श्वेत? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अमृत, है ना, ठीक है। अमृत हमारा इसका उत्तर सही हो जाएगा, क्यों हंस की जगह हम अमृत का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हंस की जगह हम योगी का प्रयोग कर सकते हैं, सूर्य का प्रयोग करते हैं, श्वेत का प्रयोग करते हैं, जबकि अमृत का जो होता है हमारा पीयूष अमृत, है ना, ठीक है, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ की तरफ आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आपको मैं धीरे धीरे दिखा देता हूँ, आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। जब आप इसे पढ़ लेंगे तो सारे उत्तर आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक। अब दे रखा है, अब हम इसके उत्तर ढूंढेंगे। प्रश्न दे रखा है हमारा कि उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, क्या हो सकता है? तो कार्य कुशलता, कार्य उपयोगिता, कार्य तत्परता या जागरूकता? क्योंकि ये मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे पता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है, कार्य तत्परता। जब आप पढ़ेंगे ना, सबसे पहले ही दे रखा है, तो देखिए ये दे रखा है तत्परता हमारी सबसे, ये दे रखा है तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है ना, ये दे रखा है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो नीचे दे रखा है, तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? कार्य तत्परता, ठीक है। यदि प्रश्न नंबर बात की जाए 24 की, तो इसमें जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उत्पादनों में से एक प्रमुख उदाहरण क्या है? कार्य की आर्थिक समझ, जागरूकता, अनुशासन या तत्परता? तो इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, तत्परता, ठीक। जब आप उसमें पढ़ेंगे पैराग्राफ में, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है। ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक, मैं आपको डायरेक्ट ही आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 25 का हमारा बी सही हो जाएगा। ये देखिए, ये दे रखा है कि जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का समाधान बनती है ना, ठीक है। और दे रखा है यही तत्परता सफल और समृद्धि का प्रमुख उपादान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होता है, ठीक। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक। मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक।